गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 8 जुलाई के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है कोरोना वायरस इफेक्ट ऑन मिड डे मील स्कीम। तो इसमें बताया गया है कि कैसे जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से जो मिड डे मील स्कीम है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है। तो रिसेंटली एक स्टडी हुई है जिसमें बिहार में देखा गया है कि जो मार्जिनल सेक्शन के बच्चे हैं, जैसे जो गरीब परिवार से आते हैं, जो दलित फैमिली के होते हैं, उन्होंने किस तरह उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। अब वो लोग मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से सारे स्कूल शट डाउन है, मतलब सारे स्कूल बंद हैं। तो वहाँ पे जो मिड डे मील की स्कीम की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो उनको फ्री में खाना मिलता है, तो वो सब जो स्कीम्स हैं वो इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो इसमें क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर पटना हाई कोर्ट ने इसके बारे में स्टेट के साथ बात की है। तो स्टेट ने अभी किया है कि वो जो ये राशन है वो बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अब जो पहले प्रोवाइड नहीं कर रहे थे उसकी वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ के जो बच्चे हैं ना, उनको रैग पिकिंग क्या मतलब होता है कि कूड़ा उठाना और बैगिंग करना, उस चीज़ की तरफ वो जा रहे थे, और जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब इसमें राइटर बोलते हैं कि इंडिया जैसी कंट्री जिसने इतनी बड़ी स्कीम चलाई है, मिड डे मील स्कीम, जिसमें वो स्कूल के बच्चों को फ्री में खाना प्रोवाइड करते हैं, कुकड मील्स देते हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें देखने के बाद माल न्यूट्रिशन को हम कैसे कवर करेंगे? क्योंकि वैसे भी इंडिया में इतनी सारा यहाँ पॉपुलेशन बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं। तो अगर हम इस स्कीम को भी अच्छी तरह नहीं चला पाए तो और ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो इसमें उन्होंने कुछ डाटा दिया है, जिस डाटा को हम पढ़ सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला है कि तमिलनाडु जो फर्स्ट स्टेट थी जिसने मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस की थी 1960s में, और उसके बाद उन्होंने बताया गया कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसने ये स्कीम स्टार्ट की थी 1995 में, जिसके बाद ये पूरे इंडिया में स्टार्ट हो गई थी। सारे इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे मिड डे मील की स्कीम स्टार्ट कर दी गई थी, जिसमें जो बच्चे हैं उनको क्लास 8 तक जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट, पहले तो क्या होता था कि ड्राई राशन मिलता था, मतलब उसको पकाया नहीं जाता था, तो वो बच्चे घर पे लेके जाते थे और वहाँ पे खुद बना के उनके पेरेंट्स उनको बना के देते थे। बट 2001 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, उसमें उन्होंने बोला था कि स्कूल्स को कुक्ड मील देना चाहिए, मतलब उसको बना के बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ड्राई राशन से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पता नहीं वो उसको यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, या उसको बेच देते हैं बाहर, कुछ पता नहीं होता है। तो उससे इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उनको कुक्ड मील की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला था कि एटलीस्ट जो खाना उनको प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें 300 कैलोरीज होनी चाहिए और 8 से 12 ग्राम तक का प्रोटीन होना चाहिए। और उन्होंने बोला था कि पूरे साल में एटलीस्ट 200 दिन ऐसे होने चाहिए कि उनको ये मिड डे मील स्कीम या कुक्ड फूड है वो उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो इसमें उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे उन्होंने बोला है कि जो अब ये जो कोरोना वायरस है ना, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, कि मतलब ये स्कूल्स बंद है तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड नहीं की गई हैं। बट उन्होंने बोला कि हमें केरला से सीखना चाहिए, कि केरला ने इस पेंडेमिक के दौरान भी जो बच्चे हैं उनको मिड डे मील स्कीम की सुविधा प्रोवाइड की है। मतलब जो बच्चे चाहे स्कूल बंद हैं चाहे नहीं है, उन्होंने हर बच्चे को जो उसके अंदर इनरोल्ड हैं उन सबको मिड डे मील स्कीम की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। तो इसमें राइटर यही बोलते हैं कि जो स्टेट्स हैं उन सबको अपने माइंड में ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक वार्निंग दी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि वाइल डीलिंग विद वन क्राइसिस द सिचुएशन मे नॉट लीड टू द क्रिएशन ऑफ अनदर क्राइसिस। कि उन्होंने बोला कि आज हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उससे लड़ते लड़ते हम एक नया क्राइसिस पैदा कर लें। अब जैसे ये मिड डे मील स्कीम की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी बच्चों को, तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी, हेल्थ पे हमारा और बर्डन पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए राइटर बोल रहे हैं कि स्टेट्स को अच्छी तरह से इन चीज़ों को सोच के और ये सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए, और भी जो जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको भी ध्यान में रख के अच्छी तरह काम करना चाहिए, ताकि एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन ना बन जाए जिससे हमें और इकोनॉमिक हर्डल्स का सामना करना पड़े। तो यही था इस आर्टिकल में। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अब नेक्स्ट आर्टिकल है एंड ऑफ ड्रीम्स। अब एंड ऑफ ड्रीम्स में इसमें क्या बताया, इसमें बताया कि जैसे अब जो गल्फ़ की कंट्रीज़ है ना, आपको पता है कि हमारे यहाँ के बहुत सारे वर्कर्स हैं जो गल्फ़ की कंट्रीज़ में जाके काम करते हैं। गल्फ़ की कंट्रीज़ में क्यों काम करते हैं? क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जो बिज़नेस है हमें पता है कि वो सारा ऑयल बिज़नेस है और गैस का बिज़नेस है, तो वहाँ पे बहुत सारी वर्कफोर्स चाहिए होती है और उनकी काफ़ी ज़्यादा स्किल चाहिए होती है। तो 1960s और 70s में क्या था कि वहाँ की जो गल्फ़ की पॉपुलेशन थी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं थी उनके पास, और जो उनकी पॉपुलेशन थी वो इतनी ज़्यादा स्किल नहीं थी कि वहाँ पर काम कर सके। तो इंडिया की जो लोग, तो उन्होंने अलाउ किया था कि इंडिया या बाहर के जो और भी एशियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वहाँ पे आके काम करें। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी उन्होंने बोला है कि जो इन्होंने कुछ बताया कि न्यूज़ में आ रहा है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो स्टेप ले रही हैं जिससे वो वहाँ पे कोटा सिस्टम लगा रही है अपनी कंट्रीज़ में। तो इन्होंने बताया कि रिसेंटली जो कुवैत है उसने अपना एक बिल पास किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि वो अपनी जो कंट्री है उसमें सिर्फ 15% ही पॉपुलेशन जो बाहर की है उनको जॉब देंगे, उसके अलावा बाकी सारे जो जॉब्स हैं उनके लोकल लोगों को ही मिलेंगी। तो उन्होंने कुछ और एग्जांपल्स बताई, जैसे सऊदी अरेबिया ने भी कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था 2011 में, और ओमान ने भी अपनी
जो डिपेंडेंसी है बाहर के लोगों के ऊपर कम कर दी है, उसने भी बाहर की जो वर्कफोर्स है, बाहर के जो लोग हैं अपनी कंट्री में उनकी रेशो वर्कफोर्स में कम कर दी है। तो वो यही बता रहे हैं, इसमें उन्होंने बताया गया है कि इनके रीजंस क्या क्या हैं, क्यों गल्फ़ कंट्रीज़ ये सब कर रही हैं। तो उन्होंने बोला पहला रीज़न तो ये इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुकी है। अब हमें पता है कोरोना के क्राइसिस चल रहे हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ है वो बंद हो रही हैं और वो अपने वर्कर्स को कम कर रही हैं ताकि उनके ऊपर खर्चा कम आए। दूसरा है क्लाइमेट चेंज। हमें पता है कि अभी जो कंट्रीज़ है वो रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ शिफ्ट कर रही हैं, तो अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही हैं तो ये जो ऑयल मार्केट है और ये जो गैस वाली इंडस्ट्रीज़ है इनके ऊपर बहुत सारा इफेक्ट पड़ रहा है। तो उनकी क्योंकि डिमांड कम हो रही है, तो उसके लिए उनको अगर वो ज़्यादा वर्कफोर्स लगाएंगे तो उनको ज़्यादा खर्चा आएगा, तो इतना वो उनकी इकोनॉमी के लिए वो अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है कि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज़। अब जो वो कंट्रीज़ है ना गल्फ़, उनमें भी जो उनकी कंट्री की पॉपुलेशन है ना, उनकी पॉपुलेशन में वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो भी जॉब की डिमांड कर रहे हैं। तो इसलिए उनको जॉब देने के लिए भी उनको ये कोटा सिस्टम लगाना पड़ रहा है, ताकि अगर वो बाहर के लोगों को ही जॉब देंगे तो अपने वालों को तो जॉब ही नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। नेक्स्ट उन्हें बताया गया है कि अब क्या हो रहा है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या है कि अभी उन्होंने बोला है कि अराउंड 1.5 लाख वर्कर्स जो हैं गल्फ़ कंट्री से केरला में वापस आए हैं कोरोना वायरस के टाइम पे। तो उनमें से उन्होंने बोला है कि जो 70,000 लोग हैं ना वो तो अपनी जॉब लॉस कर चुके हैं। तो इसमें उन्होंने बताया गया कि केरला की जो गवर्नमेंट है ना वो स्टेप्स ले रही है उनके वेलफेयर मेजर के लिए, ताकि उन लोगों को यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और उनकी जो कोई भी प्रॉब्लम्स है उनको हैंडल किया जाए। बाकी राइटर इसमें बोलते हैं कि इसके चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। अब ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी तो और कंट्रीज़ भी आपको देखा होगा कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगह में ये सब कंट्रीज़ ऐसे कर रही हैं, कोटा लगा रही हैं, सारे प्रोटेक्शनिज्म फॉलो कर रही हैं। तो अभी राइटर यही बोल रहे हैं कि ये सब इसके चैलेंजेस बहुत बड़े और आगे आने में ये और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो अपने लोगों को यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, और उसके साथ साथ वो बाहर की कंट्रीज़ के साथ भी अपने रिलेशनशिप अच्छे कर सकती हैं, ताकि वहाँ पे भी उनकी जो पॉलिसीज़ है उनमें ऐसा किया जाए कि वो इतना ज़्यादा कि हमें इम्पेक्ट ना करे। हमें ये भी तो पता है कि जो हमें गल्फ़ कंट्रीज़ में हम जाते हैं, हमारे जो वर्कर्स काम करने जाते हैं उनको कितना सारा रेमिटेंस मिलता है, और वो जो पैसा मिलता है वो वापस इंडिया में भेजते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट होती है। केरला तो सबसे ज़्यादा, केरला के लोग जो हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं काम करने के लिए, और आपको पता है कि केरला कितनी डेवलप्ड स्टेट है हमारे पूरे देश में, उसके हेल्थ फैसिलिटीज़, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेटर है। तो वही बताया गया कि इससे हमें बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए और इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है ना। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है वायरस एंड द लॉकडाउन। इसमें जो राइटर हैं वो बताते हैं कि लॉकडाउन और वायरस का क्या एक इंटरकनेक्शन है। तो उन्होंने मतलब इसमें ये बताया कि प्रॉब्लम्स क्या है हमारे इंडिया का जो लॉकडाउन है। उन्होंने बोला कि जो इंडिया का लॉकडाउन है उनको देश में, उसको पूरे वर्ल्ड में बताया गया कि सबसे स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन लगाया गया था इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा। पर उन्होंने बोला कि फिर भी इस लॉकडाउन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने बताया कि ऑल्दो हमें पता है कि इंडिया में जो कोरोना की डेथ केसेस है वो बहुत कम है, कि इतने ज़्यादा नहीं है अगर हम वेस्टर्न नेशन के साथ उनको कंपेयर करें, बट उन्होंने बोला कि अगर हम इसको इंडिया की जो डेथ रेट है या उसके जो कोरोना के केसेस हैं या उन्होंने जो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं उसको अगर हम अपने आसपास के पड़ोसी देशों से कंपेयर करें ना, जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं, तो हमने जो काम किया वो इतना बेटर नहीं किया है, क्योंकि बाकी जो नेशंस हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनका जो डेथ रेट है हमसे भी कम है और उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ हमसे भी ज़्यादा अच्छी हैं। जैसे चाइना को ले लो, बांग्लादेश को ले लो, श्रीलंका को ले लो, तो इन्होंने ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और बहुत सारा डाटा दिया है परसेंटेज में, वो हमारे काम का नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं। तो पहले उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जो लॉकडाउन लगाया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, उस टाइम जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी या और जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने कुछ अच्छे स्टेप्स नहीं लिए हैं कि उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाए। उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की थी, क्योंकि हमने देखा जो माइग्रेंट वर्कर्स का इशू आया था कि उनको पूरी अच्छी तरह हैंडल नहीं किया गया था। लोग सड़कों पर इकट्ठे हो गए थे, अब वायरस फैला हुआ है, लोग इतने सारे एक दूसरे के साथ इकट्ठे खड़े हो जाएंगे तो वायरस तो और फैलेगा। तो उन्होंने ये बोला कि उस चीज़ को उन्होंने अच्छी तरह हैंडल नहीं किया, उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। अब जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है लॉकडाउन, तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको तो पहले पता ही होगा कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाली है, तो उनको प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए थी, प्रॉपर उसके ऊपर वर्क करना चाहिए था, ताकि उस सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल किया जा सके। अब इसमें राइटर और बोलते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन लगा, जो सारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ थी वो सारी बंद कर दी गई थी, तो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को इसके ऊपर वर्क करना चाहिए था और उस टाइम जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है वो प्रॉपरली अवेल करवानी चाहिए थी, ताकि लोगों की मूवमेंट जो है अच्छी तरह से इंश्योर की जा सके। उन्होंने स्टार्टिंग तो की, बाद में ट्रेन स्टार्ट की थी, बट उस टाइम तो काफ़ी देर हो चुकी थी ना, उस टाइम तो वायरस कितना स्प्रेड हो चुका होगा। तो उन्होंने यही बोला है कि हमने लॉकडाउन तो लगाया, इतने सारे अच्छे अच्छे मेयर्स भी लिए, बट उसमें हमने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की थी, और ये सब की वजह से क्या हुआ कि वायरस ज़्यादा फैल गया और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी हमारे पास नहीं थी। हॉस्पिटल में हमें पता है कि बेड की फैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों को इतनी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। अब जो हम अभी प्रॉपर फूड भी नहीं मिला था उन सबको,
तो इसलिए इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है कि ये सब हमने लॉकडाउन तो लगाया बट फिर भी हमारा जो लॉकडाउन नहीं था इफेक्टिव नहीं रहा। तो उसमें उन्होंने यही बताया कि आगे से हमें यही देखना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है कि हमें किसी भी सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना चाहिए। तो ये आर्टिकल ऐसे ही था। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है उसको देखते हैं। ये हमारा एक्सप्लेन पेज का आर्टिकल है। इसमें लिखा है कि यूएसए वीज़ा अफेक्ट ऑन इंडियन स्टूडेंट। अब रिसेंटली इन्होंने बताया गया कि यूएसए की जो इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट जो बॉडी है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, जैसे हमारे जैसे बच्चे यहाँ से जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो उनको बोला है कि अगर उनकी जो कॉलेजेस हैं वो उनको पूरी ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं, कि मतलब उनको क्लासेस दे दी, उनको पूरे मतलब पीडीएफ फाइल्स या कुछ भी ऐसे ऑनलाइन क्लासेस दे दी या वीडियोस दे दी, आप इनको बैठ के सुनिए, ये आपकी क्लासेस हैं। और दूसरे एक बच्चे होते हैं जिनको बोलते हैं नॉर्मल इन पर्सन क्लासेस। उसमें क्या होता है कि अगर ऑनलाइन चल रही है तो वो लाइव क्लास चल रही है, उसमें स्टूडेंट और बच्चे की इंटरेक्शन हो रही है एक दूसरे के साथ, या फिर वो बच्चे स्कूल में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो कॉलेजेस ऐसी वाली सुविधा दे रहे हैं जिसमें नॉर्मल इन पर्सन क्लासेस लगेंगी, कि मतलब टीचर और बच्चे के बीच में इंटरेक्शन होगी, वो वाले बच्चे तो यहाँ रह सकते हैं, बट जो कॉलेजेस पूरी जो उनकी सेमेस्टर की पढ़ाई है वो ऑनलाइन माध्यम से करवा रहे हैं या उनको ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उनको यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है, उनको डिपोर्ट करना पड़ेगा या तो वो खुद यहाँ से चले जाएं। तो ऐसे उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था। और नेक्स्ट उसमें बोला है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर। तो इसमें जो राइटर है वो बोलते हैं कि इसमें स्टूडेंट जो है उनको घर पे जाना पड़ेगा, या तो उनको कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा जो ये नॉर्मल इन पर्सन क्लासेस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा हो, या तो फिर उनको कोई ऐसा देखना पड़ेगा कि वो मेडिकल लीव ले ले अपने कॉलेज से ताकि वो वहाँ पर रह सकें। अब इसमें कुछ उन्होंने रीज़न तो बताया नहीं है, पूरे आर्टिकल में उन्होंने बोला है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का स्टेप है, और जो यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने यही बोला है कि हमें नहीं पता गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों लिया है, बट हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा अगर उन्होंने ऐसा बोला है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। बट इसमें ये बताया गया कि इंडियन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ सकता है। और बाकी यही है कि कुछ स्टूडेंट्स उन्होंने बताया गया कि इस साल ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं बाहर के कोर्सेज़ और इस साल ड्रॉप कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इसका क्या आगे होता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर। उन्होंने बोला है कि डाउट्स है हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर। ये हमारा लास्ट आर्टिकल है, तो इसमें हम पहले पढ़ लेते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इसमें इन्होंने कुछ डेफिनेशन दी है, उसको हम पढ़ लेते हैं। इन विच सर्टेन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैव बिकम इम्यून टू सर्टेन डिजीज कॉजिंग पैथोजन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ हमारी जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो इम्यून हो चुकी है इस जो डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन है वायरस से, उसको इम्यूनिटी मिल चुकी है, और जिसकी वजह से वो जो पॉपुलेशन है ना, जो बाकी जो पॉपुलेशन है जो इन्फेक्शन से ग्रसित हो सकती है उनको बचाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि लॉकडाउन हटा दिया, हमने अनलॉक कर दिया, सारे लोगों को बोला कि आप नॉर्मली मूवमेंट करो। तो उसमें क्या है, कुछ लोगों को जो कोरोना वायरस है जिनकी बॉडी हेल्दी है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले इम्यून सिस्टम का पढ़ाया था ना, तो आपकी बॉडी हेल्दी है, तो जिनकी बॉडी तो हेल्दी है वो तो कोरोना से फाइट करके वो तो इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे, बट कुछ लोगों की जो बॉडी नहीं होगी हेल्दी वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाएंगे, और वो उसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है या उनको काफ़ी हाई हेल्थ क्राइसिस फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये हर्ड इम्यूनिटी होती है। अगर एंड में क्या होता है कि सबको एक तरह से इम्यूनिटी मिल जाएगी, और जो सर्वाइव कर जाएंगे वो तो रह जाएंगे, और जो नहीं करेंगे उनकी डेथ हो जाएगी, और इस तरह से क्या होगा, जो पॉपुलेशन बचेगी वो सारी इम्यून होगी उस वायरस से। तो ये है हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट। तो नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि अभी डाउट है हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर, तो साइंटिस्ट ने काफ़ी स्टडीज़ की हैं, तो उन्होंने कुछ एक एग्जांपल दी थी। उन्होंने बोला था कि स्पेन में इतनी सारी पॉपुलेशन में वायरस तो फैला हुआ है, बट जो सिर्फ 5% पॉपुलेशन है जिन्होंने एंटीबॉडीज़ डेवलप की हैं वायरस के अगेंस्ट। तो उन्होंने बोला कि इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी है बहुत ही डाउटफुल कंसेप्ट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ है वो डेवलप कर सके। और दूसरा इन्होंने बोला है कि स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये है कि जब तक हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है या वैक्सीन नहीं है तो तब तक ये जो हर्ड इम्यूनिटी बहुत ही इम्पॉसिबल है। और मतलब एट दिस स्टेज जब तक हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है या वैक्सीन नहीं है तब तक तो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। उन्होंने बोला है कि इट इज़ हाईली अनएथिकल। ये अनएथिकल है, अनएथिकल का मतलब कि ये सही नहीं है। अब ये सही क्यों नहीं है, उन्होंने बोला है कि, और एक तो इन्होंने बोला कि अनएथिकल है, दूसरे ने बोला कि अनअचीवेबल भी है, कि इसको हम प्राप्त भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है, वैक्सीन नहीं है। तो ये अनएथिकल क्यों है, क्योंकि इससे क्या है कि बहुत सारा डैमेज होगा, बहुत सारी जाने जाएंगी, बहुत सारे लोग मरेंगे, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन जो है वायरस से ग्रसित होगी, है ना, उसके साथ उनको वो वायरस के चपेट में आ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब इतने सारे लोग, अगर हम लॉकडाउन अनलॉक कर देते हैं, ठीक है, सभी लोगों को ऐसे कि घूमना शुरू कर दें, नॉर्मल लाइफ जिए,
तो उसमें क्या होगा कि अब बहुत सारे लोग हैं जो तो सर्वाइव कर जाएंगे, जिनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट इससे क्या है कि जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी बर्डन आएगा। अब इतने सारे डॉक्टर्स नहीं है या इतने सारे, हमें पता है इंडिया में तो वैसे भी इतने सारे वो नहीं है। ये तो स्पेन की बात करें कि वहाँ पे हेल्थ सिस्टम पे इतना बर्डन पड़ जाएगा, तो इंडिया में देखो अगर हम ऐसे हर्ड इम्यूनिटी पे डिपेंड करेंगे तो कितना बर्डन पड़ जाएगा। हमारे तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है। तो वो यही बोल रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट है वो अच्छा है, बट इस स्टेज पे हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें वैक्सीन चाहिए या तो इसकी ट्रीटमेंट मिल जाए, क्योंकि उसके बाद अगर हम हर्ड इम्यूनिटी के कंसेप्ट पे आएंगे तो इतनी ज़्यादा हमारे डैमेज नहीं होगा, मतलब इतनी ज़्यादा लोगों की डेथ नहीं होगी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। तो बस इन्होंने यही बताया गया है। आज इतने ही आर्टिकल थे, कुछ और आर्टिकल थे बट वो बुलबुल मूवी के ऊपर था, या एक तो रिजर्वेशन के ऊपर था। वो मोस्टली पॉलिटिकल आर्टिकल था कि वो गवर्नमेंट के ऊपर बता रहे थे कि जब से ये गवर्नमेंट आई है तो ये जो है इसमें जो हाई क्लास के लोग हैं उन्हीं को बेनिफिट हो रहे हैं, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट था उसके अगेंस्ट है वो सब, क्योंकि रिजर्वेशन तो मोस्टली पब्लिक सेक्टर जॉब्स में ही है। तो वो यही बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बस ऐसे ही कुछ आर्टिकल्स थे। तो आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।